गुड आफ्टरनून बच्चों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्विलिब्रियम। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन में आता है। ओके, तो इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्विलिब्रियम डिस्कस करूँ, सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ओके, जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब होता है ना बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, ना बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, ना बॉडी रोटेट कर रही है। ओके, जब कोई बॉडी ना ट्रांसलेट करेगी, ना जब कोई बॉडी रोटेट करेगी, तब वो किस में कहलाती है, इक्विलिब्रियम में कहलाती है। ओके, और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एफ नेट इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, एम ए। अब यदि बॉडी में लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यदि बॉडी में लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो यदि किसी बॉडी को ट्रांसलेट नहीं करना है, यदि उस बॉडी को आगे नहीं बढ़ना है, तो उसकी पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि बॉडी में लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अच्छा, अब बॉडी को रोटेट भी नहीं करना है, बॉडी को क्या नहीं करना है, रोटेट नहीं करना है। तो आपने रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। अब यदि बॉडी में लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यदि बॉडी में लगने वाला टॉर्क भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यदि किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है, यदि किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि उसमें लगने वाला नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और उसमें लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी बच्चों क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, तभी बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो अब आते हैं हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक में। हमारा ओरिजिनल टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा जब वो ना ट्रांसलेट करे, ना रोटेट करे, ना ट्रांसलेट करे, ना रोटेट करे। ओके, अब डाइपोल के केस में, डाइपोल के केस में इक्विलिब्रियम हम लोग दो प्रकार का डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर वन जो हमको डिस्कस करना है, नंबर वन जो हमको डिस्कस करना है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, कैसा है, उसको समझने से पहले अभी मैंने एक डायग्राम बनाया है। यदि आप देखो, आपको नोट्स में दिख रहा होगा, मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। क्या बनाई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, जिसमें मैंने एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू का है। ओके, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है। इसलिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसा जाएगा। ओके, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे देख के बताओ कि एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी कितना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी कितना है, तो आप तुरंत बोलोगे कि क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना है, जीरो है। कितना है, जीरो है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी क्या है, जीरो है। मतलब ई और पी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। ई और पी एक दूसरे के बच्चों क्या है, पैरेलल है। ओके, अच्छा, अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, याद करो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि उसमें लगने वाला पहले तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कैसा लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में, और कितना लगेगा, तो क्यू ई। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ओके, और सारे नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, फील्ड के अपोजिट लगेगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी देखो तो कितना होगा, क्यू ई होगा। अब देखो, दोनों फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। इसलिए इस केस में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। ओके, अब इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बॉडी में लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं
कि जब डाइपोल किसी डाइपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है, ओके, तो उसमें टॉर्क लगता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है पी साइन थीटा। क्या होता है? पी साइन थीटा, जहां पे एंगल थीटा होता है वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच का। ओके, तो अभी मैंने डिफाइन किया है कि इस पर्टिकुलर केस में एंगल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसमें जीरो पुट करूंगा, हम सब जानते हैं साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो देखो कितना मस्त चीज हो गया, नेट फोर्स भी जीरो हो गया, नेट टॉर्क भी जीरो हो गया, मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो है, ये इक्विलिब्रियम में तो है। ओके, अब देखते हैं यदि मैं इसकी पोजीशन चेंज करूं तो क्या होगा। ओके, देखो बच्चों, क्यों इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं? ये आपका वेक्टर ई था बच्चों। ओके, डाइपोल मेरा शुरू में ऐसा रखा था, यहां पे माइनस क्यू था, यहां पे क्या था, प्लस क्यू था। ओके, अब कोई जोशीला बच्चा आया, उसने डाइपोल को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा ऐसे क्या कर दिया, घुमा दिया, लो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक। तो ये मेरा प्लस क्यू है और ये मेरा क्या है, माइनस क्यू है। अब याद करो, सारे पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कहां लगता है, तो फील्ड के डायरेक्शन में। सारे नेगेटिव चार्ज में फोर्स कहां लगता है बच्चों, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब ये मेरा पेन रखा है, सॉरी, यदि मैं इसमें यहां पे ऐसा फोर्स लगाऊं और यहां पे ऐसा फोर्स लगाऊं तो देखो क्या होगा, ये ऐसा रोटेट करेगा। ओके, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, डाइपोल को इसकी ओरिजिनल पोजीशन से टिल्ट करेंगे, हिलाएंगे, ओके, तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जो डाइपोल जहां था उसको उसी पोजीशन में लाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ओके, डाइपोल पहले शुरू में ऐसा था, आपने इसको ऐसा हिला दिया, यहां पे फोर्स लगा ऐसा, यहां पे फोर्स लगा ऐसा, तो ये घूम के वापस ऐसा बन गया, जैसा था वैसा ही हो गया। ओके, तो जब किसी बॉडी को हम लोग उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिलाते हैं और बॉडी वापस उसी पोजीशन में आ जाए, ओके, तब ये आपका इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो याद रखना, डाइपोल की इक्विलिब्रियम की दो पोजीशन होती है, अभी मैंने एक ही पोजीशन डिस्कस किया जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यदि बच्चों कोई भी आपसे पूछे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, कोई भी आपसे पूछे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है डाइपोल का, तो आपको तुरंत बोलना है जब एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी जीरो हो। जब एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी कितना हो, जीरो हो, तब वो किस में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ओके, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने एक साथ लिख दिए हैं, मैं एक एक करके इनको पढ़ूंगा। ओके, तो यदि आप देखो, पहला लिखा है व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर पी इज जीरो, व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर पी इज जीरो, डाइपोल इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये इसकी डेफिनेशन है, जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी कितना होगा बच्चों, जीरो होगा, तभी आपका डाइपोल किस में कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ओके, अच्छा, अब जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, तो उसमें लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, जीरो होता है, हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा होता है, बट क्योंकि यहाँ पे एंगल जीरो है तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब तक ये दोनों जीरो नहीं होंगे तब तक कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ओके, अच्छा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा, जहां पे जो अगेन एंगल है वो वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का है। तो जैसा कि मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच का एंगल कितना है, जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, माइनस पीई आएगी, जो डू रिमेंबर मिनिमम है। डाइपोल में माइनस पीई से कम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की पॉसिबल नहीं है। ओके, और लास्ट में जो मैंने किया था वो मैंने लिख दिया है कि इफ वी टिल्ट द डाइपोल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अ टॉर्क विल एक्ट ऑन इट विच ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। वो जैसा था वैसा ही होने की कोशिश करेगा, तभी आपका इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ओके, अब
यदि आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्लियर है बच्चों, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का जस्ट उल्टा होता है, मैं इसी पन्ने का वापस यूज कर रहा हूं, ओके, इसका जस्ट उल्टा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, समझते हैं इसको। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से एक डाइपोल इसमें रखा है, ठीक है। लेट अस से ये इसका माइनस क्यू चार्ज, ये इसका क्या है प्लस क्यू चार्ज, ये डाइपोल बन गया, ओके। अब क्योंकि ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, क्योंकि ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो डाइपोल कहाँ से कहाँ जाता है? फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो ये वेक्टर पी हो जाएगा इस बार। तो यदि आप ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन ई एंड पी, एंगल बिटवीन ई एंड पी इस बार कितना है? 180 है, ओके। एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी क्या है इस बार? तो 180 डिग्री है, ओके। इक्विलिब्रियम रहने की कंडीशन क्या थी? यदि आप याद करो तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो हम जानते हैं जब भी डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उसमें लगने वाला नेट फोर्स तो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। उसमें लगने वाला हमेशा फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई कि नेट फोर्स यहाँ पे कितना है? जीरो है, ओके। दूसरा कंडीशन क्या है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है बच्चों? तो पीई साइन थीटा होता है। इस बार जो एंगल है 180 है, साइन 180 भी कितना होता है? तो जीरो होता है। तो फिर से टॉर्क कितना हो गया? जीरो हो गया, ओके। फिर से बॉडी में लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, फिर से बॉडी में लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना है? जीरो है, ओके। तो बॉडी फिर किस में है? इक्विलिब्रियम में है, ओके। अब इस इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल क्यों बोलते हैं? इस इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल क्यों बोलते हैं? इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? इसको टिल्ट कर देते हैं फिर से। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी, ओके। जो माइनस चार्ज पहले यहां था, मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। देखो, डाइपोल का साथ थोड़ा सा रोटेट कर दिया, माइनस यहां आ गया, प्लस यहां आ गया। अब याद करो कि माइनस क्यू में जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है, तो ऐसा लगेगा, क्योंकि फील्ड इधर जा रही है तो फोर्स ऐसा लगेगा, ओके। सारे पॉजिटिव चार्ज में फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो भैया ऐसा लगेगा, ओके। अब देखते हैं, याद रखना ना, डाइपोल स्टार्टिंग में कैसा था? यहां पे माइनस क्यू था और यहां पे क्या था? प्लस क्यू था, ओके। अब यदि इस पेन में मैं ऐसा फोर्स लगाऊं, ऐसा, और इसमें ऐसा फोर्स लगाऊं, ओके, आप देखो ऊपर में इधर लग रहा है लेफ्ट की तरफ और नीचे में राइट की तरफ लग रहा है, तो मेरे ख्याल से इस बार ये ऐसा घूमेगा, उल्टा घूमेगा, ऐसा घूम जाएगा, ओके। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था बच्चों? डाइपोल को हिलाने से वो जैसा था वापस वैसा आने की कोशिश कर रहा था। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से यदि हमने डाइपोल को हिलाया तो डाइपोल क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगा, मतलब जैसा था वैसा नहीं बनेगा, ओके। वो उल्टा घूम जाएगा, उल्टा घूम जाएगा, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। ये नीट में, बोर्ड में, मेंस में इसका क्वेश्चन आता है। आपको एकदम याद करके जाना है कि जब एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी जीरो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जब एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी 180 होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, दोनों में फोर्स जीरो है, दोनों में टॉर्क जीरो है, तभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है, जिसकी वैल्यू माइनस पी के बराबर है। स्टेबल इक्विलिब्रियम से यदि मैंने डाइपोल को उसकी जगह से थोड़ा सा भी टिल्ट किया तो वापस वैसी आने की क्या करेगा? कोशिश करेगा, ओके। तो अब हम कोशिश करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स बनाने की, ओके। तो जब एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी, मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूं, 180 हो, कितना हो? 180 हो। जब एंगल बिटवीन वेक्टर ई और वेक्टर पी कितना हो? 180 हो। डाइपोल को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, क्योंकि साइन 180 भी कितना होता है? तो जीरो होता है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितनी हो जाएगी? तो एंगल होता है कॉस, यहां पे 180 हो जाएगा, कॉस 180 होता है -1, तो इट विल बी प्लस पीई। तो जब माइनस पीई मिनिमम था तो प्लस पीई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और
इस बार यदि हम लोग डाइपोल को उसकी जगह से हिलाएंगे, इस बार यदि हम डाइपोल को उसकी जगह से क्या करेंगे, हिलाएंगे, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगा। ठीक है, मतलब जैसा था वैसा नहीं बनेगा, उल्टा घूम जाएगा। तो ये जो पॉइंट लिखा था ये स्टेबल का था, इसलिए मैं इसको काट दे रहा हूं। होपफुली अनस्टेबल का आप खुद से लिख लेंगे। ओके, तो ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बीच में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में।